ओके क्लास, एक रिवीजन वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। और जैसा कि आपको पता है चैप्टर 1 आ रहा है आपके सिलेबस में, राइट। और अगर चैप्टर 1 की बात करें तो, और पेपर की मैं बात करूँ तो पेपर में एक केस स्टडी का क्वेश्चन है और जो टोटल क्वेश्चंस है वो 14 क्वेश्चंस हैं। और इसमें से 8 क्वेश्चंस आप जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर हैं आपके। इसके अलावा 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चंस आप मान के चले 2 या 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। और इसके अलावा 3 मार्क्स के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं। टोटल 14 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। और टाइम ड्यूरेशन पता ही है आपको, 1.5 घंटे का पेपर है। और इसका जो मार्किंग है वो कितनी 25 मार्क्स है। ओके। और चैप्टर 1 आपको दिया हुआ है। और अगर बात करें चैप्टर 1 में स्पेशली जो कुछ आपके टॉपिक्स हैं जिनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, वो मैं अभी आपको यहाँ मार्क कर देता हूँ, तो आप उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पे जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे आपका बिज़नेस रिस्क, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बिज़नेस के, राइट, आपके यहाँ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आप बहुत ध्यान से पढ़ें। और इसके अलावा ये आपका इंडस्ट्री, राइट, और कॉमर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है क्लास, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज़ हम कर लेते हैं। ऐसे तो मैंने बहुत आपको चैप्टर बहुत डिटेल्ड ये कराया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार दोबारा। तो ये सबसे पहले जो चैप्टर आपका शुरू हो रहा है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से शुरू हो रहा है। हाँ जी, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। हालांकि आपने 10th में आप पढ़ चुके हो, तो आपकी 2 तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, विच आर कैरिड आउट फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, जो हमारी इकनॉमी है उसमें आपके जो भी सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, आपका ट्रेजरी सेक्टर है। अब उसमें जो भी काम होता है वो सर्विस रिलेटेड कोई वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो जो भी ये आप सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेजरी, तो सभी में किस तरह का काम होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्टली रिलेट करती हैं अर्निंग मनी से। ओके, तो आप देख सकते हैं जो ये एक्टिविटीज़ होती है हम उनको क्यों अंडरटेक करते हैं, जस्ट टू अर्न मनी। देखिए अब क्या लिखा है, एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसको रीड करें आप, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं ऐसा। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात हम करें तो दोज एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड आउट नॉट फॉर अर्निंग मनी। तो ऐसी भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमन फॉलो करता है, उसके पीछे का जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो सोशल वेलफेयर होता है, कहीं ना कहीं पैट्रियटिज़म हो सकता है, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, ये भी उसके रीज़न हो सकते हैं, तो इनको भी हम देख लेंगे एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको दे रखी हैं, बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका टॉपिक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बिज़नेस दिया हुआ है, ठीक है, बिज़नेस स्टडीज़ आप पढ़ रहे हैं, तो बिज़नेस एक ब्रॉडर सेंस में उसने बता रखा है। तो बिज़नेस में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, बिज़नेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं मैंने अंडरलाइन किए हैं। तो बिज़नेस जो है, हम बिज़नेस क्यों करते हैं, बिकॉज वी हैव टू अर्न प्रॉफिट। तो जो भी एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं बिज़नेस के अंदर, जैसे प्रोडक्शन है, परचेज़ है, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं, इन सब का जो पर्पस है वो क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। तो बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, और ट्रेड जो होता है, ट्रेड में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है। तो यहाँ पे ट्रेड जो है बिज़नेस का पार्ट है। ऑल राइट, और बिज़नेस के बारे में आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद आपको दे रखा है इसमें प्रोफेशन। तो ये जो वर्ड है प्रोफेशन आपने सुना होगा, जैसे जो भी कुछ हमारे प्रोफेशन है, जो मेन प्रोफेशन जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। तो ये कुछ आपके प्रोफेशंस होते हैं जिनमें कि सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब प्रोफेशन में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई ट्रेडिंग नहीं की जाती गुड्स की, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, राइट। बट जो सर्विस होती है इसको प्रोवाइड करने के लिए
प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी प्रोफेशनल्स मैंने बताया, तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं इनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, कुछ स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, कोई स्पेशल स्किल होनी चाहिए, कुछ एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, राइट। और ये जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं ये किसी न किसी एक प्रोफेशनल बॉडी से जुड़े होते हैं। जैसे लॉयर्स की बात करें तो लॉयर्स किससे जुड़े होते हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े होते हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े होते हैं। जो सीएज होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो किससे एसोसिएट होते हैं? वो ICAI से एसोसिएट होते हैं। ICAI आपको पता होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, राइट। तो ये प्रोफेशन हो गया आपका। और जो थर्ड इसके अंदर दे रखा है दैट इज़ क्या? एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में ये बात कर रहे हैं कि जो लोग सर्विस करते हैं, जो लोग जॉब्स करते हैं, ठीक है। अब वो कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, कोई प्राइवेट जॉब भी हो सकती है, तो उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, ठीक है। एम्प्लॉयर कौन है? जिसके अंडर हम, जो एम्प्लॉयर, जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉई है उसको क्या मिलता है? यहाँ पे एम्प्लॉई को मिलता है सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है। तो इसके एग्जांपल्स आप देखें और इसको थोड़ा रीड करें, इतना ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास है नहीं, ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा आपको बता दूँ इसके अंदर, बाकी आप सेल्फ स्टडी करें। तो एटलीस्ट इसके 4 पॉइंट आप कवर कर लें विद बेसिस के साथ आप इसको देख लें एक बार। तो बिज़नेस में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिज़नेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और बिज़नेस करने के लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल ठीक है, अगर आप एजुकेटेड है तो अच्छे से आप बिज़नेस को मेंटेन कर सकते हैं। प्रोफेशन में बिल्कुल आपके पास एक डिग्री, जो एक सर्टिफाइड डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी प्रोफेशनल बॉडी से जुड़ के आपको डिग्री कोर्स पूरा करना पड़ेगा, तब आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। जो भी CA हैं, आपका लॉयर हो गए, इसमें आपके डॉक्टर्स हो गए, ठीक है। और अगर रिस्क की बात करें तो प्रोफेशन में जो रिस्क होता है वो क्या होता है? बहुत कम रिस्क होता है। एटलीस्ट क्या होगा, आपकी जो सर्विस फ़ी है, हो सकता है वो क्लाइंट ना दे, बस ये हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो कि जॉब होती है, एक तरह की सर्विस होती है, ठीक है। तो इसमें आपको रिम्यूनरेशन मिलती है, यानी कि सैलरी मिलती है। इसमें हम जो हैं, इसमें जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम किया जाता है, और इन रिटर्न क्या मिलता है? आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। और जो लेबर्स होते हैं उनको वेजेस मिलती है। तो इसको भी आप एक बार ध्यान से पढ़ें। और इसमें भी अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क इसके अंदर क्या होता है? इसमें कोई रिस्क नहीं होता। रिस्क कहने का मतलब क्या है? ज़्यादा जॉब जाएगी आपकी, कहीं और आप जॉब कर सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे इसको आप देखें। और एट लास्ट अगर रिटर्न्स की बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में है, तो यहाँ पे बिज़नेस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ा है नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन, ऑलराइट। तो सबसे सेफेस्ट अगर देखें, सबसे सेफेस्ट जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, ऑलराइट। तो आप इसको ध्यान से इसको पढ़ें और काफ़ी इजी आपको लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आगे देखें क्या दे रखा है इसके अंदर। इसके बाद आपको एक केस स्टडी यहाँ पे दे रखी है, केस स्टडी भी पढ़ें आप। तो केस स्टडी में बता रखा है कि जो भी ये पर्सन है ये किस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं, क्या ये प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, बिज़नेस से बिलोंग करते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट से बिलोंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, अमर इज़ अ डॉक्टर एंड इज़ रनिंग हिज ओन क्लिनिक। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे अमर एक डॉक्टर है, अपना ओन क्लिनिक वो रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका एग्जांपल है वो क्या होगा? अब अमर एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो उनको बिल्कुल एक क्वालिफाइड है वो, और उनको एक डिग्री उनके पास है। तो यहाँ पे जो अमर है वो क्या है? वो जो है एक प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेकंड, अकबर रन्स अ बेकरी एंड मेक्स ब्रेड एंड बिस्किट्स वेयर एज। तो बी में आपको बताना है कि इनका जो है एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी ये कर रहे हैं। तो बी का जो आंसर है वो बिज़नेस है, और सी का जो आंसर है वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तो उसको एक बार पढ़ लें आप। चलिए, इसके बाद बात आती है नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताया था अभी, जो इसका मोटिव होता है, इसका मोटिव कहीं ना कहीं क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, माइट बी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो सकता है। सो दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉट कैरिड फॉर अर्निंग मनी, नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसको एक बार आप स्टडी करें, इजी है, काफ़ी है। और इसमें भी आप एटलीस्ट इसके आप 2 पॉइंट्स विद द बेसिस आप इसको देखें, एक बार इसको प्रिपेयर करें आप, ऑलराइट। नेक्स्ट आपका
बिज़नेस के फीचर्स की हम बात कर लेते हैं कि बिज़नेस के जो इनहेरेंट फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, तो बिज़नेस के फीचर्स, फर्स्ट फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल, तो बिज़नेस में गिव एंड टेक होता है। एज यू नो, बिज़नेस जो किया जाता है उसका जो मोटिव होता है वो क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। तो जो भी बिजनेसेस हैं सबका जो मोटिव होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? सर्वाइवल होता है, प्रॉफिट मेक करना होता है, और जो बिज़नेस का शेयर है उसको इंक्रीज़ करना होता है, राइट। और बिज़नेस क्या करता है? जैसे आपने देखा, बिज़नेस प्रोडक्शन करता है, ठीक है, सेल करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, एज यू नो। सो बिज़नेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर जैसा कुछ भी नहीं होता बिज़नेस के अंदर, एज यू नो। चलिए, तो इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो अधिकतर जो बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई ना कोई उनके प्रोडक्ट होता है तो वो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। बिजनेस ट्रेडिंग कंसर्न भी हो सकते हैं, ऑलराइट, बट अधिकतर जो बात करें परसेंटेज की, वो बिजनेसेस क्या करते हैं? वो आपका प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चलिए, इसको पढ़ लेना आप। और नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो बिज़नेस का ये भी एक इनहेरेंट फीचर है। जो बिज़नेस है वो क्या करता है? जब गुड्स को मैन्युफैक्चर कर देता है तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? गुड्स को सेल करना पड़ेगा, गुड्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सचेंज जो करने का पर्पस है कहीं ना कहीं क्या है? जो ह्यूमन नीड्स हैं उसको हमें केटर करना है, उसको हमें जो है सेटिस्फाइड करना है, ऑलराइट। तो इसमें गिव एंड टेक है, बिल्कुल। आप एक्सचेंज करेंगे और आप मनी में एक्सचेंज करेंगे उसको, एज यू नो। चलिए, तो नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो बिज़नेस है, बिज़नेस में जो भी एक्टिविटी है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी जो एक्टिविटी वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं वंस इन अ ब्लू मून आपने कुछ प्रोडक्शन कर दिया, कभी ट्रेडिंग कर दी, तो हम उसको बिज़नेस कह सकते हैं, उनको बिज़नेस हम नहीं कह सकते। इसके मैंने आपको क्लास में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, राइट। आप इसको ध्यान से पढ़ें। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग। बिल्कुल, जो भी बिजनेस हैं उसका जो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है। बिना प्रॉफिट के बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकता। एज यू नो, बिज़नेस को जो भी उसकी कॉस्ट है, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट है, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको कवर करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर बिज़नेस को सर्वाइव करना है मार्केट में तो उसको प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा। चलिए, तो उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं, सिक्स्थ फीचर की, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न स्लैश रिस्क। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिज़नेस में हमेशा रिस्क रहता है, नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। तो ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है इसमें रिस्क ना हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में मैंने बताया कोई रिस्क नहीं होता, प्रोफेशन में भी कम रिस्क होता है, बट बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए गेन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल जो बिज़नेसमैन है उसको एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है। और ये बात मैंने आपको बताई भी थी कुछ, जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लास में बताया था, SLEPT कंसेप्ट आपको बताया था कि बहुत तरह के एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, उन सबको स्कैन करना पड़ता है, बिजनेसमैन को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, तब वो बिज़नेस कर पाता है कहीं ना कहीं, तो डिसीजन मेकिंग और राइट डिसीजन मेकिंग कर पाता है। तो S क्या था? सोशल एनवायरनमेंट को उसको देखना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है बिज़नेस को अकॉर्डिंगली। आपका लीगल एनवायरनमेंट होता है, आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, और लास्ट आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है। तो इतने तरह के जो एनवायरनमेंट मैंने बताया आपको, 5 तरह के, इनको स्कैन करना पड़ता है, इनको एनालाइज करना पड़ता है, प्रिडिक्ट करना पड़ता है क्या एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और सभी में रिस्क हैं। आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, आपका पॉलिटिक्स वाइज, आपका इकनॉमी वाइज, ठीक है, सोशल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए इन सबको कॉम्बैट करना, इनसे कोप अप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत तरह के रिस्क होते हैं, तो इसको आप पढ़ें ध्यान से, और ये आपकी एक केस स्टडी है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं कि नहीं हो रही, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ें एक बार। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस।
कि बिज़नेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो 3 इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इनको एक बार हम देख लेते हैं। तो बिज़नेस को ये ऑब्जेक्टिव फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए हुए हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल। बिल्कुल, तो बिज़नेस का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ क्या, सर्वाइवल, कि उसको सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि बिज़नेस में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। बिज़नेस करना इतना बिल्कुल आसान नहीं होता और बहुत तरह के बिज़नेस आपको दिख जाएंगे, राइट। तो सर्वाइव करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब सर्वाइव करने के लिए आपको पता है कि जो भी कॉस्ट है, जो एक्सपेंसेस है, वो कवर आपको करने पड़ेंगे। आपको सेल करनी पड़ेगी, आपको सेल बूस्ट करनी पड़ेगी, आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, राइट। आपको बेटर तरीके से अपनी जो एक मैनेजमेंट है, आपको मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये आप इसको रीड करें। नेक्स्ट है प्रॉफिट। बिल्कुल, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का, कि प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, BEP, आपको अगर याद होगा, ये क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। बिल्कुल, तो कहने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट सर्वाइव करने के लिए BEP तो होना ही चाहिए। BEP का मतलब क्या है कि आपकी जो टोटल रेवेन्यू है आपके टोटल एक्सपेंसेस के इक्विवेलेंट है। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सर्वाइव कर सकते हैं, बट आप लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल अपने एक्सपेंसेस से ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करनी ही पड़ेगी, आपको प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, इनकम माइनस, हाँ जी, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो ये इनकम का फॉर्मूला हो गया आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसको आप देखें एक बार। तो प्रॉफिट अर्न करना मैंडेटरी है, प्रॉफिट अर्न करना ही पड़ेगा। थर्ड आपका दे रखा है ग्रोथ। अभी यहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग क्या है? अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको बताई हैं। आपको MDH के ऊपर केस स्टडी बताई है, आपको मैंने बाटा के ऊपर बताया, आपको रिलायंस के ऊपर भी मैंने थोड़ा बहुत बताया है, हल्दीराम के ऊपर मैंने आपको केस स्टडी बताई है। तो सभी केस स्टडीज़ में एक कॉमन बात क्या थी कि जो भी मैंने एंटिटी ली थी वो ग्रो कर रही थी। उनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, उनका जो शेयर है, उनकी शेयर का जो प्राइस है, उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है, उनका जो प्रॉफिट है, उनका वो ईयर बाय ईयर बहुत ज़्यादा वो ग्रो किया उसने। तो इसको आप ग्रोथ कह सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रोथ का एग्जांपल है। और इसके अंदर जो है आपको यहाँ भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसको हम बिल्कुल ग्रोथ कह सकते हैं। तो ग्रोथ को सिंपल हम कह सकते हैं, जो आपका स्टॉक प्राइस है, जो आपके जो भी आपकी स्टॉक की वैल्यू है, आपके जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो मैंने बताया आपको, उसमें जो स्टॉक का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज़ कर रही है, आप ईयर बाय ईयर आप ग्रो कर रही है आपकी फर्म। जैसे रिलायंस का भी जो मोटिव मैंने बताया था आपको, लाइफ इज़ ग्रोथ, तो इसको आप एक बार स्टडी करें। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स नाम से ही लग रहा है कि सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो बिज़नेस को सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको बेसिक बातें बताई गई हैं जो एक तरह से बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको बता रखे सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत कॉमन सी बात है कि बिज़नेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है उसका ध्यान रखा जाए, जो डिज़ायर्ड क्वालिटी है वो अवेलेबल कराएं, बिकॉज कंज्यूमर इज़ मोर डिमांडिंग नाउ डेज़। और जो कंज्यूमर है वो क्वालिटी कॉन्शियस है, एज यू नो। तो जो भी आपके कंज्यूमर गुड्स हैं, आपके इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उनकी क्वालिटी मेंटेन की जाए, ठीक है। तो इसको आप रीड करें एक बार। सेकंड इज़ अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको फॉलो ना करे बिजनेसमैन। जो भी आपकी ब्लैक मार्केटिंग हो गया, यहाँ पे होर्डिंग बोर्डिंग हो गया आपका, ठीक है। जो भी यहाँ पे इमिटेशन हो गया प्रोडक्ट्स का, और जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग प्रोडक्ट वो उनको बिल्कुल डिस्प्ले करनी चाहिए, बतानी चाहिए। और ये आप पढ़ें इसको एक बार, ठीक है। इसके लिए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया 1986, पता होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा। थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो
तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उसको बिल्कुल एम्प्लॉय जनरेट करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, स्पेशली जो आपके जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो माइनॉरिटी है और जो कि हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए बिल्कुल उनको जॉब क्रिएट करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो इसको आप पढ़ें। 4th पॉइंट, सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस बिल्कुल उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आपको पता है बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में जो नीता अंबानी जी हैं वो रिलायंस फाउंडेशन है, जहाँ पे वो एजुकेशन के लिए बहुत कुछ वो करती हैं, जो कि बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए वो NGO चलाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अजीम प्रेम जी हैं, या ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल करना चाहिए उनको। ऑलराइट, तो इसको भी आप रीड करें ध्यान से। और लास्ट पॉइंट है इसमें अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। तो जितने भी तरह के पोल्यूशन है यहाँ पे, नॉइज़ पोल्यूशन है आपका, ठीक है, आपका जो वाटर पोल्यूशन हो गया, जितने भी तरह के पोल्यूशन है तो उसको वो नहीं करें, ठीक है। जो भी उनका वेस्ट है उसको डंप ना करें वो रिवर्स में, लेक्स में। और जो भी हज़ार्डस चीज़ें, जो हज़ार्डस केमिकल्स हैं, उनको वो यूज़ ना करें, तो उसको भी एक बार रीड करें आप, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ लें एक बार ध्यान से। नेक्स्ट इसमें जो आता है आपका, यहाँ से शुरू होता है, दैट इज़ क्या, बिज़नेस एक्टिविटीज़। तो ये आपको पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। मैंने एक ही चीज़ आपको बहुत एक्सप्लेन किया, बिल्कुल जो है थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स में टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। क्लासेस तो मुश्किल ही अब हो पाएंगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको इस तरह से बता पाऊँ, और ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए इंडस्ट्री और कॉमर्स, यहाँ पे बिज़नेस को यहाँ पे बाइफरकेट कर रखा है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दिया हुआ है। और सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री बता रखी है यहाँ पे, तो इसको बाइफरकेट किया हुआ है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में। तो एक्सट्रैक्टिव में तो पता है आपको, जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं और जो भी यहाँ पे मिनरल हो गए, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, उनका एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ जो एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का अर्थ से, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में उसको रखा गया है, जो भी रॉ मटेरियल आप यहाँ से ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं आपको। और जेनेटिक इंडस्ट्री में आप बेसिकली जो रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बर्ड, प्लांट, एनिमल, ये इससे रिलेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, रेयरिंग ऑफ प्लांट्स, कैटल फार्म, ये सब इसमें आ जाता है। देन आपका आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपको दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में एज यू नो कि जो आपके गुड्स हो गए, यहाँ पे जो कंज्यूमर गुड्स हो गए, आपके इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता रखा है यहाँ पे। अब कंज्यूमर गुड्स जो आपके डे टू डे कंजम्पशन के लिए जो गुड्स यूज़ होते हैं, ब्रेड, बटर, सोप, क्लोथ, ऑयल, ये सब गुड्स आ जाते हैं। और आपके इंडस्ट्रियल गुड्स में जो आपके कैपिटल गुड्स भी उनको हम कहते हैं, जो मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, इस तरह से आपके गुड्स आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को बाइफरकेट कर रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको फर्दर यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ है। दोबारा से यहाँ पे आप देखें, इस तरह से कुछ ये आपको दिखेगा, तो इसको आप ध्यान से इसको प्रिपेयर करें। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इसको भी बाइफरकेट किया हुआ है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबली और प्रोसेसिंग में इसको बाइफरकेट किया गया है। तो इसको आप देखें, एनालिटिकल इंडस्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल है उसको ब्रोक किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्रूड ऑयल का बता रखा है। तो क्रूड ऑयल से आप डीजल, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब बना लेते हैं। देन इसके बाद सिंथेटिक इंडस्ट्री का बता रखा है यहाँ पे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। और इसमें बताया हुआ है कि कुछ आप मटेरियल्स को कंबाइंड करके, मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट आप बना देते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको जो है सीमेंट का दे रखा है, कि लाइम और शेल्स को आप मिक्स करके सीमेंट आप बना देते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ें आप। सोप का एग्जांपल दिया हुआ है, पेंट्स का, कॉस्मेटिक का, ये सब एग्जांपल दिए हैं। नेक्स्ट आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बता रखा है।
तो जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो आपका जो भी गुड है, जो रॉ मटेरियल है, उसको बहुत सारी प्रोसेस से उसको पास ऑन होना पड़ता है, तब जाके जो गुड्स है वो बन पाता है। तो इसमें जो एग्जांपल दे रखे हैं आपके टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, शुगर, ये सब आपको एग्जांपल दिए गए हैं। तो बहुत सारी इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, उससे पास ऑन करना पड़ता है प्रोडक्ट को। लास्ट आपका असेंबली इंडस्ट्री इसके अंदर दिया हुआ है। हाँ जी, तो असेंबली इंडस्ट्री में नाम से ही लग रहा है हम कुछ असेंबल कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप असेंबल करके एक प्रोडक्ट आप उससे बनाते हैं। तो इसमें जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिकल अप्लाइंसेस हो गए, टेलीविज़न, वॉचेज़, ऑटोमोबाइल, कार, ये सब इसमें आ जाता है। चलिए, तो इसको आप एक बार रीड करें। कंस्ट्रक्शन में आपको बता रखा है यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, तो ये भी सेकेंड इंडस्ट्री का पार्ट है। और लास्ट इसमें फिर आपका आ जाता है टर्जरी और सर्विस इंडस्ट्री आ जाता है। तो बिल्कुल जो टर्जरी और सर्विस इंडस्ट्री है वो बिल्कुल हेल्प करते हैं। किसको हेल्प करते हैं? वो प्राइमरी इंडस्ट्री और आपकी जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसको हेल्प करते हैं, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी ये सर्विसेज आप देख रहे हैं, सारी सर्विसेज हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर होता है, ट्रेजरी सेक्टर जो है आपका। तो यहाँ पे जो है जो स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, और जो भी आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, वो कैसे कंज्यूमर तक पहुँचेगी, उसके लिए जो सर्विस इंडस्ट्री है बिल्कुल वो फैसिलिटेट करती है, उसको हेल्प करती है। तो इसको आप पढ़ें एक बार। और इसके बाद दोबारा से अगर हम यहाँ पे फ्लो चार्ट पे अगर आ जाते हैं, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। इसको देखें आप, तो ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे कॉमर्स पे आ जाते हैं आप। कॉमर्स, तो कॉमर्स में ट्रेड और एड्स टू ट्रेड आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं हम। तो कॉमर्स में बता रहे हैं क्या कि कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। बिल्कुल, तो कॉमर्स हेल्प करती है क्या कि जो भी गुड्स हैं आपके, जो आपके गुड्स मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, जो फिनिश गुड्स हैं, उसको अब आपको जो अल्टीमेट कंज्यूमर तक कैसे वो रीच करेगा आपका प्रोडक्ट। तो कॉमर्स उसमें बिल्कुल हेल्प करता है। जो भी किसी भी तरह का हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ प्लेन्स, हिंड्रेंस ऑफ पर्सनस हैं, उनको बिल्कुल रिमूव करता है। और इसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी कहते हैं। बिल्कुल ये हेल्प करता है, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में बिल्कुल हेल्प करता है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, जो उसका बाइफर्केशन है वो क्या है। आपको उसमें ट्रेड सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें आपका इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड आप पढ़ेंगे। तो इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड में क्या होता है कि जो भी आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हो विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री कर रहे हो। तो इंटरनल ट्रेड में आपका होलसेल ट्रेड आ गया और रिटेल ट्रेड आ जाता है। तो होलसेल ट्रेड में आप बल्क बाइंग करते हैं, ग्रॉस बाइंग करते हैं। तो इसमें जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बाय करता है, ग्रॉस बाय करता है, ग्रॉस में बाय करता है, बल्क बाइंग करता है, और फिर रिटेलर को आगे सेल करता है स्मॉल क्वांटिटी में। देन रिटेलर आपका आ जाता है इसके अंदर। तो रिटेलर का, एज यू नो, रिटेलर क्या करता है? रिटेलर बिल्कुल जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ में बाय करता है होलसेलर से, और देन और स्मॉल क्वांटिटी में वो सेल करता है। किसको सेल करता है? जो अल्टीमेट कंज्यूमर है। तो इसको पढ़ें आप एक बार। नेक्स्ट इसमें एक्सटर्नल ट्रेड आ जाता है इसके अंदर। अब एक्सटर्नल ट्रेड नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे जो है इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री दैट मीन्स अब्रोड। आप इंडिया से बाहर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो है आप ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया से बाहर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड आ जाता है। तो एक्सपोर्ट सबको पता है कि यहाँ से हम, इंडिया क्या कर रही है, कुछ आपको अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री कुछ एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और इंपोर्ट आपको पता है हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कुछ फॉरेन कंट्री से, कोई भी फॉरेन कंट्री से हम कुछ मंगा रहे हैं, दैट इज़ क्या? इंपोर्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है, इसको आप ध्यान से पढ़ें, दैट इज़ क्या? एंटरपोर्ट। तो एंटरपोर्ट क्या होता है कि यहाँ पे आप री एक्सपोर्ट इसको आप कहते हो। आपने एक कंट्री से इंपोर्ट किया, फिर आपने दूसरी कंट्री को उसी गुड्स को आपने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। ये बहुत मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया, आपको याद होगा। अब टाइम की थोड़ी कमी है तो मैं इतना नहीं बता पाऊँगा आपको, आप खुद इसको एक बार स्टडी करें, ठीक है। तो इस तरह से ये ओवर हो जाते हैं। बाकी आपका जो एड्स टू ट्रेड है ये सिमिलर आपको दिखेंगे, तो इसको एक बार पढ़ लेना आप।
और इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है दैट इज़ क्या, बिज़नेस रिस्क आता है। हाँ जी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिज़नेस रिस्क। तो बहुत तरह के रिस्क होते हैं मार्केट में, एज़ यू नो। इकोनॉमिकल रिस्क होते हैं, पॉलिटिकल रिस्क हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल रिस्क होते हैं। तो बहुत तरह के रिस्क होते हैं। तो ये रिस्क कितने तरह के होते हैं आप देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक आपका आता है दैट इज़ क्या, कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। तो क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आता है नेचुरल कॉजेज़। तो बिल्कुल नेचुरल कॉजेज़ नाम से ही लग रहा है कि जो भी नेचर जो हार्म करता है, अब वो नेचुरल कॉजेज़ को कहा गया है। तो बिज़नेस को इस तरह से जो रिस्क होते हैं जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, देन फेमिन, ये जो हैं सारे क्या हैं, इस तरह के रिस्क आपको बताएंगे। तो बिज़नेस को इससे बिल्कुल रिस्क होता है, ठीक है। जैसे कोरोना भी, कोविड-19 में सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है। तो इससे कोरोना से भी कितने बिजनेसेस को लॉस हो गया आपको पता है। रेस्टोरेंट बिज़नेस है, टूरिज़्म पे बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, ह्यूमन कॉजेज़, तो ये भी नाम से ही लग रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है ये कि ह्यूमन कॉज ड्यू टू ह्यूमन। तो ह्यूमन का एग्जांपल जैसे डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ बता रखा है यहाँ पे। कुछ आपका कैश मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, किसी एम्प्लॉय ने कैश एम्बेजल कर दिया, ठीक है। कोई फ्रॉड कर दिया हमारे साथ किसी एम्प्लॉय ने, कोई बिज़नेस सीक्रेट लीक कर दिया। तो इस तरह के जो भी इन चीज़ों से जो आपको जो लॉस होगा दैट इज़ क्या, वो बिज़नेस आपका रिस्क में आएगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़। बिल्कुल, तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में यहाँ पे बता रखा है कि जो भी आपकी डिमांड सप्लाई बता रखा है कि जो इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि पता है आपको, चेंज इन फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, ठीक है। जो कंपटीशन है, जो डिमांड सप्लाई में जो चेंजेस हो रहे हैं, इसमें आपको एग्जांपल मैंने मे भी बताया होगा, आपके सर ने भी आपको बताया होगा, इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने, जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखते हैं कि एक गुड की जो प्राइस है बढ़ते, तो दूसरे गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको आप स्टडी करें एक बार। देन लास्ट है इसके अंदर फिज़िकल कॉजेज़। हाँ जी, तो फिज़िकल कॉजेज़ भी बता रखे हैं आपको कि यहाँ पे आपको बता रखा है कुछ फ़िज़िकल कॉजेज़, मतलब कुछ आपकी जो एसेट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से कई बार आपको पता है कि जो आपकी एसेट्स हैं, वो आपकी जो मशीनरी है, आपका जो प्लांट है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, तो आपको लॉसेस हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे बता रखे हैं आपको। तो ओवरऑल मैंने इन शॉर्ट आपको ये एक बार बता दिया, आप इसको स्टडी करें। और एक केस स्टडी का क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो आप इसको एक बार स्टडी करें, थॉरोली इसको पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ें, केस स्टडीज़ भी पढ़ें, तो बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नोट्स मैंने आपको लिखवा रखे हैं, वो नोट्स स्टडी करें आप। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।